हेलो, दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो आप देख सकते हैं क्लास थर्ड, मैं साइड आ जाती हूँ। क्लास थर्ड हिंदी की भाषा, उपभाषा एवं बोलियां। तो फर्स्ट आप देख पाएंगे हिंदी मराठी नेपाली आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी मराठी नेपाली आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर जैसे इसका स्ट्रक्चर है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। एक मिनट में आपको समझाने के लिए काम करती हूँ। हाँ, देखिए जैसे संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, इस इन्हीं सारी चीज़ों को पहले डिवाइड किया गया है, किस किस तरीके से सिस्टम चला है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो इसको किस हिसाब से डिवाइड किया गया, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। अब इसको डिनोट किया गया है। आपका सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है, और आपका ये थर्ड पार्ट हो जाएगा और ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो मैं बताती हूँ कि ये अपने आप में एक मतलब सीधी लाइन करके ये पार्ट इधर, सेकेंड ये इधर, ये फोर्थ उधर, ऐसे होना था। ठीक है इसको, बट ये मैंने एक ही बोर्ड में इसको कैसे एडजस्ट किया है। तो और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, और आपके लिए अगर यूजफुल रहा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मगधी, अर्धमगधी, शोरसैनी, इसके बाद आपका था अपभ्रंश, शोरसैनी, फिर शोरसैनी, फिर आपका शोरसैनी था, और शोरसैनी को इस हिसाब से डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो अब देखो मगधी, मगधी को कैसे, बांग्ली, असमिया, उड़िया, बिहारी, हिंदी। फिर अर्धमगधी को पूर्वी हिंदी था, इसको इस पार्ट में अवधी, बंगाली, वंगली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, फिर शोरसैनी को गुजराती, पंजाबी, पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणी, और इसी के नीचे कन्नौजी और दक्कनी। फिर क्या था अपभ्रंश, अपभ्रंश में क्या था कि सोर्स, अपभ्रंश में प्राकृत पाली संस्कृति वाला इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो हिंदी भाषा का विकास क्रम था। ये हिंदी की भाषा उपभाषा में बोलियां हैं। ठीक है, तो संस्कृत। फिर शोरसैनी में क्या था, पहाड़ी हिंदी, इसको गढ़वाली और कुमाऊं में है। ठीक है, कुमाऊनी में है। शोरसैनी मराठी, और मराठी दो स्ट्रक्चर में बांटी गई थी। फिर शोरसैनी क्या थी, राजस्थानी हिंदी थी, इसको किस हिसाब से, मालवी, मारवाड़ी और मेवाती। और इसी के नीचे का था जयपुरी, हड़ौती, जयपुरी और टुंडाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि भाषा और भाषा में बोली हूँ किस तरह से मैंने इसको, आप अगर ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे ही नोट कर लेंगे, पूरी लीनियर में अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ेंगे। हिंदी क्लास थर्ड, ये देखो कितनी हिंदी की क्लासेस बनती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी मतलब कि बेसिक हिंदी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें से आपको समास, अलंकार और निबंध और छंद, दोहा, ये सब नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जो हिंदी है वो आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो जो लिटरेचर है आपका, मतलब कुल मिला के उसी से रिलेटेड, उससे भी अपर में जाएगा। तो ये चीज़ें देखिए। अब इसके आगे का थोड़ा सा और देखूँ, फिर आगे हम लोग बताते हैं कि कौन सी किस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, सुन बने रहिए और आगे देखिए। हाँ चलिए, इसके आगे देखते हैं हम लोग, एक मिनट। तो इसके आगे क्या है, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा की डिफिनेशन है, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त शब्द प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात जो भाषा जन जन में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। बहुत ही छोटी डिफिनेशन, और आप समझ पाएंगे राष्ट्रभाषा होती क्या है। ठीक है, यहाँ से जो जन जन में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अपने विचारों को किस हिसाब से कौन कौन सी लैंग्वेज में, तो वो आपकी नेशनल लैंग्वेज होती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा होती है। फिर आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रभाषा के 4 पॉइंट है, मैंने 2 यहाँ लिखे हैं, फिर उसके बाद टू नेक्स्ट में लिखते हैं। उसके बाद राष्ट्रभाषा की नियम एवं शर्तें लिखना है। ठीक है, फिर राजभाषा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जनमान्यता प्राप्त शब्द है। ठीक है, तो लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त शब्द यूज किए जाते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। ठीक है, 2 पॉइंट आगे नेक्स्ट में देखिएगा। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर। इनको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, कहाँ से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, मतलब कि ये चीज़ें किसी से मैच नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। सबसे पहला तो मतलब कि जो अपना मोटो होता है कि डिफरेंट होना चाहिए, तभी पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, है ना। और चीज़ें समझ में भी आना चाहिए, कंसाइज वे में होनी चाहिए, और क्रीम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। तो राष्ट्रभाषा
देखते हैं। बाकी मिलने का तो मतलब कि जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि सेम टू सेम, तो जब वो चीज एक ही डिफिनेशन है राष्ट्रभाषा होती है तो राष्ट्रभाषा में यहाँ भी देखने को मिलेगी। बुक में पढ़ोगे कहीं और से देखोगे तो राष्ट्रभाषा ही रहेगी ना, इसको तो मैं कुछ और नहीं लिख सकती हूँ, है ना। फिलहाल तो आगे देखते हैं इसको, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रही है, तो जानते ही हैं कि इतने सारे वीडियोस मिल रहे हैं वहाँ पे जिनमें कोई फालतू की बकवास नहीं है ना, मुझे फालतू की बकवास करनी है ना। तो फालतू की बकवास करनी ही नहीं, सिर्फ हम लोग को जो मेरा उद्देश्य है देना, और मुझे जिस हिसाब से मेहनत हो रही है तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है, चलिए तो आगे देखिए। जैसा कि मैंने कहा था 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है, ठीक है। फिर राष्ट्रभाषा होने के लिए शर्तें या कसौटी। नंबर 1, शब्द भाषा सरल होनी चाहिए। तो देख लीजिए, शब्द भाषा सरल होनी चाहिए, अर्थात शब्द बोलने व लिखने के दृष्टिकोण से सरल होनी चाहिए, ठीक है ना। भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों तथा इसी अनुपात में इसे समझते हों, यह देश की संस्कृति की वाहक होनी चाहिए। ये सैम्बल्स है, ये उपभाषा का, अन्य भाषा के, हिंदी की बोली किंतु विवादास्पद, ठीक है, ये इतना है यहाँ पर। और राजभाषा अनुच्छेद हिंदी की विभाषा कल करेंगे हम लोग, अगर आप जानते हैं कि ये टेक्निकल इशू ना रहा तो, ठीक है। तो हम लोग उसको नेक्स्ट में करेंगे। और आपको एक ऐसा वीडियो मिल रहा है, अभी आपको 2 वीडियो मिल रहे हैं दिन में, एक आपकी क्लास की मिल रही है और आपको एक प्रैक्टिज्म की मिल रही है। जिस दिन प्रैक्टिज्म वर्क खत्म हो जाएगा उस दिन आपको ऐसी ही 2 क्लासें मिलने लगेंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं आज एक बुक पढ़ रही थी, नॉवेल जैसी, मेरे पास भी यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं दिखाती, मैं कल ज़रूर दिखाऊंगी। उस बुक में था कि रियल में एक टीचर का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सही मायने में एक शिक्षक का, कि रियली वांट टू बिकम अ गुड टीचर, इंग्लिश नॉवेल है वो। तो मतलब उसमें इस प्रकार से उसको डिफाइन किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वगैरह की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं उसमें। तो मतलब उस हिसाब से डिफाइन किया गया था कि टीचर का उद्देश्य जो है, एक शिक्षक का उद्देश्य वास्तव में आप उस दिन अच्छे शिक्षक बन जाते हैं जिस दिन आपका रियल में उद्देश्य देना होता है, ठीक है। मतलब जिससे भी रिलेटेड है आप उसको सही मायने में आप अंदर से देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस दिन अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो आप भी इंटेंशन मेरी समझ पा रहे होंगे, तो आई विश कि मैं भी बन पाऊँ, ठीक है। तो वैसे भी तो हम लोग एक लर्नर हैं, और मैं तो ऑलवेज एक लर्नर हूँ, स्टूडेंट बन के रहना चाहती हूँ, लर्नर तो हूँ ही। और हमारे चैनल का नाम भी वैसे ही है कि हम सीखना है, सिखाना है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। और एक लिमिट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो मैं अपने आप को बहुत छोटा मानती हूँ, इसलिए मुझे लेक्चर देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा।